बात करेंगे वियना कांग्रेस की कुछ कमियों की तरफ। वियना संधि का विश्लेषण करते हुए अनेक इतिहासकारों ने उसकी त्रुटि की ओर संकेत किया है। कैटलबी ने इस संबंध में कहा कि उन्होंने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि ये राज्यों को न्यायिक राष्ट्रीयता के आधार पर उनके अपने प्रदेश मिल जाएं। परंपरागत कूटनीति, पुराने राजवंश और पुराने राज्यों को पूर्ववत बनाए रखना ही उन्हें युक्तिसंगत लगा। राज्यों के पुनर्गठन में उन्होंने जनसामान्य की इच्छाओं और राष्ट्रीयता को महत्व नहीं दिया। उन्होंने युग के विरुद्ध कार्य किए, इसलिए अगली एक शताब्दी की अवधि में वे सभी निर्णय उलट गए जो वियना में लिए गए थे। वियना कांग्रेस की आलोचना में सबसे पहला जो आरोप लगता है वो है प्रतिक्रियावाद की स्थापना एवं राष्ट्रवाद, उदारवाद व स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन। सम्मेलन में प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थन किया गया, जबकि अनेक देशों में फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांतों राष्ट्रीयता, उदारवाद और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंतर आंदोलन चल रहे थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख और वियना के मुख्य राजनीतिज्ञ फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को भयंकर रोग मानते थे। वे इन सिद्धांतों से ऑस्ट्रिया की ही नहीं बल्कि यूरोप की रक्षा करना चाहते थे। राष्ट्रों के विषय में जनता की इच्छा का ध्यान नहीं रखा गया। बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाना राष्ट्रीयता के सिद्धांत की हत्या थी। इस प्रकार एक ओर तो जर्मनी के प्रदेशों और दूसरी ओर इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्वीकार करना वियना के राजनीतिज्ञों की भूल थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पोलैंड को 3 टुकड़ों में बांटकर स्वतंत्र पोलैंड का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इसी प्रकार नॉर्वे स्वीडन को दे दिया गया। वियना के राजनीतिज्ञों के निर्णय केवल कुछ राष्ट्रों की स्वार्थ सिद्धि के लिए ही किए गए थे। उनसे यूरोपीय समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाया। दूसरी आलोचना जो की जाती वह है निर्णयों का स्थायी सिद्ध न होना। कांग्रेस के निर्णय न्यायोचित नहीं थे, इसलिए उनमें स्थायित्व नहीं आ सका। हेज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इन समस्त प्रदेशों में पुनर्व्यवस्था की स्थायी बातें कम और अस्थायी अधिक थी। सम्मेलन के निर्णयों की कमजोरी से इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि बेल्जियम 1830 अर्थात 15 वर्ष बाद ही हॉलैंड से स्वतंत्र हो गया। हॉलैंड को यद्यपि देरी से उसके अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन लगभग एक शताब्दी पश्चात वह भी वियना के निर्णयों को उलटने में सफल हो गया। इसी प्रकार नॉर्वे का स्वीडन में विलय स्थायी नहीं रहा। तीसरी आलोचना है वैधता के सिद्धांत की अवहेलना। वियना कांग्रेस में फ्रांस के प्रतिनिधि टैलेरां के सुझाव के परिणाम स्वरूप वैधता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार यूरोप में वही स्थिति कायम करनी थी जो 1789 से पहले थी। इस सिद्धांत का प्रयोग वियना के राजनीतिज्ञों ने अपने हितों के अनुसार किया, न कि समान ढंग से। जर्मनी के अनेक राज्यों को शासकों को उनके राज्य नहीं दिए गए। इसी प्रकार इटली के गणराज्यों को पुनः स्थापित नहीं किया गया। चौथी आलोचना है बड़े राष्ट्र के हितों का ध्यान। यद्यपि कांग्रेस के निर्णयों से पूर्व अनेक नैतिक आदर्शों और सिद्धांतों की घोषणा की गई थी, लेकिन ये सब दिखाने के लिए ही था। वास्तव में बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ और लालच ही निर्णयों पर छाए रहे। उदाहरण के लिए रूस की स्वार्थ सिद्धि के लिए पोलैंड के साथ अन्याय किया गया। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया की साम्राज्यवादी इच्छा के कारण जर्मनी और इटली के राज्यों पर पुनः उसका प्रभाव स्थापित किया गया। कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य पराजित प्रदेशों की लूट का विजेताओं में बंटवारा करना था। अब हम बात करेंगे वियना कांग्रेस की समीक्षा की। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कई दोष थे, परंतु उसके कार्यों का मूल्यांकन करते समय हमें उसकी कठिनाइयों और सीमाओं तथा दूसरी ओर उसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखना होगा। जिन समस्याओं का उसने सामना किया वे अत्यंत ही जटिल थीं। इसके अतिरिक्त सम्मेलन आरंभ होने से पहले ही कुछ राज्यों के बीच संधियां हो चुकी थी, जिसका पालन करना भी आवश्यक था। बड़े राज्यों के पारस्परिक स्वार्थों के संबंध में किसी प्रकार का समझौता होना अपने आप में बड़े महत्व की बात थी। नेपोलियन के युद्धों में भारी जनधन की हानि हुई थी।
युद्ध से त्रस्त यूरोप में शांति स्थापित करना वियना सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इस सम्मेलन में राजनीति, संयम और दूरदर्शिता से काम लिया गया तथा इससे एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरी ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे लोग शत्रु संपत्ति का बंटवारा करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था करने के लिए एकत्र हुए हैं जिससे भविष्य में यूरोप में शांति बनी रह सके। वियना सम्मेलन के निर्णयों को प्रतिक्रियावादी कहकर इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार सत्य यह है कि वे प्राचीन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और अधिकांश रूप में नवीन विचारों से परहेज करते थे। ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय राष्ट्र निरंकुश राजसत्ता से संचालित थे और सभी की यह स्वाभाविक चिंता थी कि क्रांति के सिद्धांतों से विषाक्त सारे यूरोपीय राजनीतिक वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए। अतः ऑस्ट्रियाई कूटनीतिज्ञ मेटरनिक के तत्वावधान में कुछ ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत निकाले गए जो क्रांति विरोधी तो थे, किंतु साथ ही यूरोपीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने का आश्वासन भी दे रहे थे। इन सिद्धांतों में औचित्य से यथासंभव प्राचीन स्थिति का पुनर्जीवन तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वियना की कांग्रेस कूटनीतिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि पहली बार यूरोप के राष्ट्रों में यूरोप की शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए एक सामूहिक ढांचा खड़ा किया। वियना व्यवस्था लागू तो कर दी गई, किंतु क्रांति के सिद्धांतों को कुचल देने वाला इसका ढांचा ठहर ना सका, क्योंकि व्यवस्था के लागू करने के कुछ समय बाद ही यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांति के सिद्धांत का पुनः विस्फोट हुआ और यूरोपीय कांग्रेस अपने संकल्प के अनुसार इन देशों के आंतरिक विद्रोहों का दमन करने के लिए सैनिक कदम उठाने पर बाध्य हो गई। इस परिस्थिति में ब्रिटेन जैसे जनतांत्रिक देश को शीघ्र ही ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस जैसी निरंकुश शक्तियों के हस्तक्षेप उपक्रम से असहमति करनी पड़ी। और जब स्पेन ने अमेरिकी उपनिवेशों के विरुद्ध अपना स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया, तो यूरोपीय कांग्रेस ने स्वाभाविक रीति से उसके दमन का बीड़ा उठाया। तो ब्रिटेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो से आवश्यक विचार विमर्श करके अमेरिका का नया गुट बनाकर यूरोपीय कांग्रेस के आक्रमक उद्देश्यों को विफल कर दिया। यह घटना मुनरो सिद्धांत की घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा के अनुसार सारा अमेरिकी महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध घोषित किया गया, जिसके अभिभावक तत्व का भार संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं उठा लिया। वियना कांग्रेस द्वारा यूरोप में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। इस संबंध में उसने एक निश्चित कदम उठाया। उसने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसे यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था कहते हैं, जिससे युद्ध रोका जा सके। इस यूरोपीय व्यवस्था को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं, जिसकी आधारशिला पर राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। इस संगठन के कारण ही यूरोपीय राज्यों में सहयोग की भावना का विकास हुआ, जो बहुत लंबे समय तक चलती रही। इस कांग्रेस की व्यवस्था कुछ ऐसी रही कि यूरोप में आगे के 40 सालों तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। निस्संदेह वियना व्यवस्था पेरिस व्यवस्था से कहीं अच्छी अधिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में फ्रांस को अपमानित नहीं किया गया, किंतु 1919 में जर्मनी को यूरोप की शांति भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और उसे प्रदेशों, उपनिवेशों और प्रभाव से वंचित कर दिया। इस सम्मेलन द्वारा यूरोप के राज्यों को अनुभव हुआ कि परस्पर बातचीत द्वारा ही किसी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। अपनी कठिनाइयों और सीमाओं के बावजूद कांग्रेस के निर्णयों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न राज्यों में सहयोग की भावना पल्लवित हुई। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। क्रांतिकालीन रक्तपात और नेपोलियन के युद्धों से यूरोपीय राजनीतिज्ञों को बड़ी निराशा हुई थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
बड़े देशों ने यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भावना यह थी कि यूरोपीय राष्ट्र यूरोप को नेपोलियन कालीन युद्धों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। उन्होंने नेपोलियन को पराजित करने में जो क्षति सहन की, उसकी पूर्ति के लिए शांति और व्यवस्था आवश्यक थी। नेपोलियन के युद्धों के पश्चात वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। अतः पारस्परिक सहयोग की भावना से प्रेरित यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 2 योजनाएं प्रस्तुत की गई। पहला, पवित्र मैत्री, जिसका प्रस्ताव रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने किया, और दूसरा चतुर्राष्ट्र मैत्री, जिसका प्रस्ताव ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था और ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलरे ने उसका समर्थन किया। इन दोनों योजनाओं के आधार पर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का निर्माण हुआ। कैटलबी ने यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के संबंध में कहा है कि वियना की संधियों के पालन की गारंटी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर दी की थी, किंतु कुछ वर्षों के अनुभव ने सभी के हृदय में ऐसी इच्छा पैदा की कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने जाने चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सबकी रक्षा हो सके। यूरोप के संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह एक व्यवहारिक कदम था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पवित्र मैत्री की, होली अलायंस की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 26 सितंबर 1815 को रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर ने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया और प्रशा के सम्मुख एक धार्मिक आलेख प्रस्तुत किया जिसे पवित्र मैत्री का नाम दिया गया। रूस के सम्राट के दिमाग में यह योजना विशेष रूप से 3 कारणों से उत्पन्न हुई। पहला, जार अलेक्जेंडर पादरी वान क्रूडेनर के संपर्क में आया और उससे प्रभावित हुआ। दूसरा, नेपोलियन के पतन ने उस पर प्रभाव डाला कि मानव जीवन को नियंत्रित करने वाली कोई सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए। और तीसरा, वह यूरोपीय शक्तियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहता था। इस पवित्र मैत्री की योजना में कई धाराएं थीं। सबसे पहला, यूरोप के सभी राजा आपसी संबंध ईसाई धर्म के सिद्धांत न केवल तत्कालीन यूरोप निर्णयों को प्रभावित करेंगे, बल्कि भविष्य में भी नीति निर्धारण करने में उनका मार्गदर्शन करेंगे। यूरोप के सभी राजा परस्पर एक विशाल परिवार के सदस्यों की भांति व्यवहार करेंगे। दूसरा, यूरोप के सभी राजा भ्रातृत्व के अटूट बंधन में बंधे रहेंगे और अपनी प्रजा व सेना से पितृवत व्यवहार करेंगे। सभी एक ही ईसाई राष्ट्र के सदस्य के समान आचरण करते हुए धर्म, न्याय और शांति की रक्षा करेंगे। और तीसरा, जनता ईसाई धर्म के पवित्र कर्तव्यों का आचरण करे और स्वीकार करे कि वास्तव में विश्व में परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई सम्राट होने योग्य नहीं है। पोप और टर्की के सुल्तान को छोड़कर यूरोप के सभी शासकों ने इस अभिलेख पर हस्ताक्षर किए, किंतु इसका अनुमोदन रूस के शासक को छोड़कर अन्य किसी ने भी इसके सिद्धांतों का पालन करने का प्रयत्न नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप पवित्र मैत्री आरंभ से ही प्रभावहीन रही और 1825 में जार अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद पवित्र मैत्री का यह संघ समाप्त हो गया। यह सैद्धांतिक दृष्टि से तो बड़ी उदार थी, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में यह योजना सम्राट को प्रसन्न करने के लिए ही बनाई गई थी। दरअसल यह भावी क्रांति को कुचलने के लिए बनाया गया एक गुट था, पर साथ ही भावी युद्धों को रोकने का संघ भी था। भविष्य में उसकी विचारधाराओं से अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रेरणा मिली। पवित्र मैत्री इसलिए असफल हुई क्योंकि उस पर हस्ताक्षर करने वालों ने इसके तत्व को नहीं समझा
और उसका अनुशीलन नहीं किया। अब बात आते हैं चतुर्राष्ट्रीय मैत्री की तरफ। पवित्र मैत्री के 2 माह बाद ही 20 नवंबर 1815 के दिन रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन इन चारों राज्यों ने मिलकर चतुर्राष्ट्रीय मैत्री का निर्माण किया, जो संयुक्त व्यवस्था का आधार बना। इसका राजनीतिक और व्यवहारिक रूप था और बहुत समय तक यह यूरोप के राजनीतिक मामलों का संचालन करता रहा। इसका उद्देश्य इसलिए किया गया था कि यूरोपीय समस्याओं का उचित समाधान किया जाए, और फिर भी इसके मुख्य उद्देश्य हम इस प्रकार कह सकते हैं। सबसे पहला, यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए वियना सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना और क्रांतिकारी विचारों से उनकी रक्षा करना। दूसरा, यूरोप के राज्यों की सीमाओं को अखंडता प्रदान करना। तीसरा, सभी देशों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाना। चौथा, यदि किसी राज्य की आंतरिक परिस्थितियों के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तो अन्य राज्यों द्वारा उस राज्य के आंतरिक मामलों में शांति व्यवस्था के लिए हस्तक्षेप करना। पांचवा, नेपोलियन अथवा उसके किसी भी संबंधी को फ्रांस का राजा बनने से रोकना और सभी राजनीतिक शक्तियों को शक्तिशाली मित्र मंडल में केंद्रित करना। छठा उद्देश्य था यूरोप की विविध और जटिल समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सम्मेलन आयोजित करना। यूरोप की 4 मुख्य शक्तियों का यह संघ लगभग चौथाई शताब्दी तक यानी 25 वर्ष तक यूरोप का भाग्य विधाता बना रहा। इसलिए अगला दशक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का युग भी कहा गया, क्योंकि चारों राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि यूरोप की समस्याओं पर विचार करने के लिए अलग अलग समय पर सम्मेलन किए जाएंगे। इस प्रकार चतुर्राष्ट्र मैत्री के अंतर्गत यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1818 में एक्स-ला-शैपल, 1820 में ट्रोप्पो, 1821 में लाइबेक और 1822 में वेरोना में सम्मेलन हुए तथा 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग में अंतिम सम्मेलन हुआ। फिर भी हम देखते हैं कि यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था असफल रही और उसके कुछ कारण थे। पहला कारण था सदस्यों का आपसी मतभेद। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की असफलता का प्रथम कारण शासकों का आपसी मतभेद था। सर्वदा सामान्य हितों के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थों को स्थान दिया गया। जैसे ऑस्ट्रिया हर कीमत पर इटली के विद्रोह को दबाना चाहता था। इस प्रकार स्पेन के उपनिवेशों में फ्रांस का हस्तक्षेप असहनीय था। यूनान में रूस के अपने स्वार्थ थे और इन मतभेदों को बढ़ाने में चांसलर मेटरनिक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दूसरा कारण था राष्ट्रों में संदेह, ईर्ष्या और द्वेष की भावना। पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या इस सीमा तक बढ़ गए कि इंग्लैंड संयुक्त व्यवस्था से अलग हो गया, क्योंकि उसे आंतरिक हस्तक्षेप की नीति पसंद नहीं आई। इंग्लैंड मेटरनिक की नीतियों का विरोधी था और उसका कांग्रेस प्रणाली में विश्वास नहीं था। तीसरा कारण था लोकतंत्र पद्धति का अभाव। तीसरे संयुक्त व्यवस्था में लोकतंत्र पद्धति के आधार पर राष्ट्रों को स्थान नहीं दिया गया। इसमें केवल चुने हुए राष्ट्रों का ही बोलबाला रहा। इंग्लैंड को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्र क्रांतिकारी तत्वों से भयभीत थे। समय समय पर जितने भी उदारवादी आंदोलन हुए उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। चौथा कारण था राष्ट्रपति मुनरो की घोषणा, जो दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों के विषय में की गई थी। उसमें कहा गया था, अमेरिका अमेरिका वालों के लिए है। हम उत्तरी अथवा दक्षिणी अमेरिका में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। इस घोषणा से उपनिवेशों में संयुक्त व्यवस्था के सदस्यों की हस्तक्षेप की योजना को गहरा धक्का लगा और जल्दी ही दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश स्पेन के हाथों से निकल गए। फिर भी संयुक्त व्यवस्था का एक महत्व था। अंतर्राष्ट्रीय शासन के इस गंभीर प्रथम प्रयास को महत्वहीन मानकर रद्द कर देना उचित नहीं है। शासकों में व्यक्तिगत विचार विमर्श और पारस्परिक विचार का प्रभाव बहुत सुंदर था। फलस्वरूप संसदीय प्रणाली वाले इंग्लैंड और फ्रांस पूर्वी यूरोप के 3 सर्वेसर्वा
राजाओं के साथ सरलतापूर्वक विमर्श करते रहे। जिस सम्मेलन में बेल्जियम को विशेषता दिलाई वह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि बड़े राष्ट्र किस प्रकार बिना झिझक परस्पर स्थायी भलाई कर सकते हैं। यदि संयुक्त व्यवस्था के उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए तो वह निस्संदेह समयानुकूल थे। यदि उन पर आचरण नहीं किया गया तो यह एक संस्था का दोष नहीं बल्कि उनके सदस्यों का था। संयुक्त व्यवस्था को एकदम निरर्थक कह देना उचित नहीं होगा। इसके सम्मेलनों द्वारा समस्याओं को सुलझाने का रास्ता दिखाया गया। अगले लेक्चर में हम ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के बारे में बातचीत करेंगे।